तो अभी हम लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। असल में हम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमारे पास एक टॉपिक आता था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत होती है। एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का तो आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का निकालने के लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। क्या है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कैलकुलेटेड अगेंस्ट ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हर एंट्री के अगेंस्ट माइनर और कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। Mij इज द माइनर अगेंस्ट Aij। अगर मैंने M11 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो माइनर होगा अगेंस्ट द एंट्री A11 एंड Cij इज द कोफैक्टर अगेंस्ट द एंट्री Aij। ये जो Aij है ये क्या है? मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। Cij का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j। इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? Mij से। अब ये Mij क्या है? Mij की डेफिनेशन यहाँ दी है, Mij इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स दैट रिमेन्स आफ्टर ith रो एंड jth कॉलम आर डिलीटेड। अगर हम ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दें, उनको इग्नोर कर दें, तो बाकी जो मैट्रिक्स बचता है उस सब मैट्रिक्स को मैंने क्या लिखा? सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स इसलिए कि मैट्रिक्स में से एक रो और एक कॉलम को तो हम निकाल चुके होते हैं, तो बाकी जो सब मैट्रिक्स बचता है उसका डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है? Mij, जो कि क्या है? माइनर ऑफ एंट्री Aij। अब जब माइनर निकाल सकेंगे तो कोफैक्टर के लिए तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि -1 की पावर i प्लस j और यहाँ साथ में माइनर को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ मैंने एग्जांपल दिए, एक दो मैंने फाइंड किए हैं माइनर्स, बाकी आप करेंगे। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है यहाँ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसके सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। इसकी कितनी एंट्रीज हैं? 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के 3 क्रॉस 3, और इसकी एंट्रीज कितनी है? 9। तो 9 एंट्रीज है, 9 माइनर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली एंट्री को हम क्या कहते होते हैं? A11। तो A11 के कोरिस्पॉन्डिंग हमने माइनर कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा? M11। अब M11 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने इग्नोर कर दिया, डिलीट कर दिया, बाकी जो बचा मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आ गया 16। अब C11 फाइंड करना है तो कैसे होगा? -1 की पावर में जो भी यहाँ i और j की वैल्यू है, i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई किससे कर देना? इस माइनर की वैल्यू से, जो कि क्या है? 16। -1 की पावर में इवन नंबर आएगा तो वो +1 में चेंज हो जाएगी। -1 की पावर में ऑड नंबर आएगा तो वो इसी तरह से रहेगी। सॉरी, -1 की पावर में ऑड नंबर आएगा तो वो -1 रहेगा। -1 की पावर में इवन नंबर आएगा तो +1 में चेंज हो जाएगा। -1 की पावर में ऑड नंबर आएगा तो वो -1 आ जाएगा। तो यूं से हमने, जैसे मैंने यहाँ एक और माइनर कैलकुलेट करके दिया, M12 की वैल्यू मेरे पास आई 10, तो C12 की वैल्यू मेरे पास क्या आई? -10। ये क्यों? क्योंकि -1 की पावर क्या आती थी? ऑड नंबर, और ये किसमें चेंज हो गया? माइनस में। इसी तरह से मैंने बाकी सारे यहाँ लिखे हैं माइनर्स। M13 किस तरह से बनेगा? C13 किस तरह? M13 किस तरह से बनेगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने छोड़ना है। M13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा वो क्या बचा? 2 5 1 4। अभी हम देख लेते हैं, क्या मैंने यही लिखा है? जी, 2 5 1 4। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इसी तरह से आगे C13 में -1 की पावर 4, तो जो M13 की वैल्यू है वही C13 की आ जाएगी। तो यूं से आपने सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स जो कि मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, सिर्फ उनका आंसर कैलकुलेट करके लिखना रह गया है, वो आप सारे लिख लेंगे। जब ये सारे कोफैक्टर्स हम निकाल चुकेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने क्या करना है? जो कोफैक्टर्स आए हैं उन कोफैक्टर्स को उसी पोजीशन पे लिख देना है जिस पोजीशन की एंट्री के अगेंस्ट हमने कोफैक्टर निकाला है। जैसे C11, C12, C13, इसी तरह से सारे हमने कोफैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए। अब इसका हमने क्या करना है? ट्रांसपोज ले लेना।
तो ट्रांसपोज देने के बाद जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। मैट्रिक्स ए कौन सा था जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला मैट्रिक्स। तो इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट की अब क्या डेफिनेशन बनी कि हर एंट्री के कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हमने यहाँ लिखने हैं उस एंट्री की जगह पे, और फिर कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेने। तो यूं से हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्योंकि सारे कैलकुलेट नहीं किए हुए थे इसलिए इसको खाली छोड़ दिया है। आप जब सारे कैलकुलेट कर चुकेंगे तो आप इनकी जगह पे लिखेंगे और यूं से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि एक रो को एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट हमने यहाँ निकालना सीख लिया। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ एक रियल नंबर आता है। तो मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स की हर एंट्री को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया हमारे पास, ये क्या होगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी कि अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नो मैम, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम a linear equation ax plus by is equal to c where a and b both not equal to 0। ये a और b जो हैं ये 0 नहीं होंगे, represented by a straight line। इनको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इस एक लीनियर इक्वेशन को। मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1, डिग्री हम कैसे देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं। एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की, an equation having degree 1 is called linear equation। इन थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो 3 होंगे, एक्स वाई और जेड। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की बन जाएगी, ax plus by plus cz is equal to d where a b and c ये तीनों जो है वो नॉन जीरो होंगे। मोर जनरली n डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन इज एन डायमेंशन लीनियर इक्वेशन जो है उसे इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले रही थी ए बी और सी, अब क्योंकि कांस्टेंट ज्यादा लिखने थे मैंने इनको भी क्या नाम दे दिए, a1 a2 करके नाम दे दिए। और x1 x2 क्या है, ये अननोन्स हैं। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस so on प्लस an xn इज इक्वल टू b where all ai's are not equal to 0। तो n डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म की होगी जिसके अंदर n अननोन्स होंगे और उतने ही उसके साथ कांस्टेंट्स होंगे, और यहाँ इक्वल टू में क्या आ रहा है, b एक कांस्टेंट। इफ b इज इक्वल टू 0, अगर ये वाला कांस्टेंट जो इक्वल के बाद आता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये वाला कांस्टेंट अगर 0 हो जाए इन अबव इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। तो फिर इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, ए फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तो हम सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, अगर हम एक ही वक्त में इकट्ठी 3-4 इक्वेशंस लिख लेते हैं तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम को जनरली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ए जनरल सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है, m। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो ऑन तीसरी चौथी चलते चलते टोटल कितनी होंगी, m लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स। अननोन्स मतलब जो वेरिएबल्स हैं, x1 पहला वेरिएबल, x2 दूसरा वेरिएबल, तो ऑन xn क्या है, nth वेरिएबल। ए
जनरल सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन इज, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन। ए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर सिस्टम का भी वही मतलब है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। A solution of linear system in n unknowns is a sequence of n numbers। असल में हम क्या करते हैं, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं। x1 की वैल्यू निकाल ली, x2 की वैल्यू निकाल ली, सो ऑन xn की वैल्यू निकाल ली। वो जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, हमारे पास कोई रियल नंबर आ जाता है आंसर में। तो हम यही कह रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन, वो क्या होगा, वो हमारे पास n नंबर्स आ जाएंगे। इस ए सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स एस, उन नंबर्स को हमने आर्बिट्ररी कोई भी नाम दे दिए, s1 s2 सो ऑन sn। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है कि हम अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, मैं टू की यहाँ बात कर रही हूँ, टू से ज्यादा के लिए भी यही केस होता है। तीन केसेस बनते हैं सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस के या तो कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ये किस तरह से हम जज करेंगे? टू लीनियर इक्वेशंस के लिए तो बहुत सिंपल है, बल्कि यहाँ से हमें लॉजिक भी समझ आ जाती है। फिर आगे जब हम तीन लीनियर इक्वेशंस जिसमें तीन ही वेरिएबल्स होंगे, या चार लीनियर इक्वेशंस जिसमें चार वेरिएबल्स होंगे, और सो ऑन, इस तरह से ढेर सारी n लीनियर इक्वेशंस जिसमें n वेरिएबल्स या n अननोन्स हो, तो उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम ये वाला तरीका जो कि हम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल वाला, इस तरीके से सॉल्व करना ज्यादा इक्वेशंस को मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर मैट्रिक्स के जरिए से सोल्यूशन निकालते हैं। फिर मैट्रिक्स की शेप को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि सिस्टम का सोल्यूशन कैसा वाला होगा, नो सोल्यूशन होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। अभी फिलहाल हम टू इक्वेशंस की बात करते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं डिफरेंट तरह की। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं कहती हूँ कि इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट भी 3 बनाएंगे। जब इसका कोफिशिएंट 3 बनाएंगे तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 4 क्या है, 12। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ये वाली इक्वेशन जो है ये ऐसी कैसी लिखी रहेंगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको माइनस किया तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो। कैंसिल होने का क्या मतलब है कि एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। a माइनस a करें तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 12 माइनस 6 किया, 12 माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6। यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह की बन रही है जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। सोल्यूशन तो क्या आया क्या नहीं आया वो तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन मेरे पास इक्वेशन इस तरह की बनी है, 0 इज इक्वल टू 6। इसकी कोई लॉजिक तो नहीं बनती, 0 तो कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो सिस्टम है इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता तो फिर ये इम्पॉसिबल फॉर्म की इक्वेशन ना आती हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल सी ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी तो कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन की। यहाँ मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा, इसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट मैं देख रही थी यहाँ माइनस वाई पड़ा है, यहाँ प्लस वाई है, मैं वाई को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, और ऐड करते हुए मैंने एक गलती कर ली है। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं मैंने क्या गलती की है? जरा ऑन करके माइक्रोफोन बोलो तो। मैम आप ही बताएंगे। का साइन चेंज नहीं किया। क्या नहीं किया? नो मैम, इधर 3x आना चाहिए था। आना चाहिए था या कुछ और आना चाहिए था? मैम कोई गलती नहीं की आपने।
अच्छा, और कोई बताए? मैम 3x आएगा, 3x को बताना। 2x आना चाहिए था। मैम 3x आना चाहिए था। 3x आना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि मैं इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ ना, इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे 3x लिखना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुई है। अगर हम यहाँ 3x लिखते तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 7/3, और फिर y की वैल्यू कैसे हम निकालते, इस वाले इक्वेशन को यूज करते, x की जगह पे हम लिखते 7/3 माइनस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 7/3 हो जाता है, यहाँ पे कुछ और आंसर आ जाता है। x का आंसर क्या आ रहा है, 7/3। तो हम तो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x का भी एक यूनिक आंसर आ गया, y का भी एक यूनिक आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ना तो कोई ऐसी इक्वेशन बनी है जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, ना ही कोई ऐसी फॉर्म बनी है जिसमें हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़े। इसमें क्या बना है, सिर्फ x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, y की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो ऐसे सिस्टम के सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करता है, इसकी किस तरह लॉजिक बनती है, इसकी लॉजिक भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी हुई थी, यहाँ 4x है, यहाँ 16x है, यहाँ -2y है, यहाँ -8y है। इसको 16 बनाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखें क्या हुआ, 16x माइनस 8y इज इक्वल टू 4, और ये वाली जो इक्वेशन है ये एज इट इज यहाँ पे लिख दी, 16x माइनस 8y इज इक्वल टू 4। अब सिंबल सेम थे, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन को, तो सारे सिंबल चेंज हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0, और 4 माइनस 4 भी क्या आ जाएगा 0। अब ये इक्वेशन बनी है 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ शुरू में हमारे पास पहली एग्जांपल में क्या इक्वेशन बनी थी, 0 इज इक्वल टू 6। मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन की कोई सेंस नहीं बनती, 0 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या बनी है, 0 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बनने में तो कोई नॉनसेंस बात नहीं है, ये तो सेंसिबल बात है, ऐसी तो इक्वेशन हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आप x और y की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जिसकी वैल्यू को पुट करने से हमारे पास ये आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी x और y की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जिसको पुट करने से हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो क्या होगा कि कुछ भी वैल्यू रख लेने का मतलब कि हम कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम कह देते हैं कि x को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी t और y को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी s। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि t की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी मैं लिख लूँ, और इसी तरह से s आर्बिट्रेरी लिखने का मतलब है कि s की जगह पे 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स में से कोई भी नंबर मैं उठा के लिखूंगी, तो मेरा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है 0 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म, तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर x और y की यूनिक वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इस तरह की फॉर्म बन जाती है जिस इक्वेशन की कोई सेंस नहीं बनती, तो हम कहते हैं सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हो गई बातें सॉल्यूशन की मैथमेटिकली। अब हम इसी को ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो ये मेरे पास एक बुक ओपन हुई थी, इसमें हम देखते हैं, ये वही बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका 11th एडिशन है, 9th एडिशन में ये चीजें नहीं बनी हुई। अच्छा, 11th एडिशन में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर तो हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये अभी जो हम एग्जांपल्स कर रहे थे, हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम की एग्जांपल्स कर रहे थे जिसके अंदर 2 ही वेरिएबल्स थे, एक x और एक y। तो नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा, उन दोनों इक्वेशंस को जब हम ड्रा करेंगे तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। वन सॉल्यूशन के लिए मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर हम दोनों इक्वेशंस को ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उन दोनों इक्वेशंस की लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे लाजमी इंटरसेक्ट करेंगी। नो सॉल्यूशन में पैरेलल होंगी, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करेंगी।
और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक लाइन बनी, दूसरी इक्वेशन की जब हम लाइन बनाने लगे तो वो भी उसके ऊपर ही बिल्कुल बनी। नो सॉल्यूशन के लिए लाइन पैरेलल होंगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन, ये लाइंस कहाँ से आ रही हैं? लाइंस असल में इन इक्वेशंस की लाइंस, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो एक लाइन बन जाएगी, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो दूसरी लाइन बन जाएगी। नो सॉल्यूशन के केस में दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस बनेंगी। यूनिक सॉल्यूशन के केस में दोनों इक्वेशंस की लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में दोनों इक्वेशंस की लाइंस कोइंसिडेंस हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। अच्छा, आपका काम ये है कि ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स किए हैं ना यहाँ पे, इनको मैंने मैथमेटिकली सॉल्व किया। आपने इनके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे बनाने हैं? इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते होते हैं? ग्राफ बनाने आते हैं आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? y वेरिएबल को एक तरफ रख लेते हैं, x को दूसरी तरफ लेके, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। फिर x की वैल्यूज हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 खुद से दे लेते हैं। खुद से देने के बाद 4 माइनस एक्स में x की वैल्यू पुट की तो वहां से हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x और y की जो वैल्यूज हैं वो क्या बन गया? एक पॉइंट बन गया। एक पॉइंट बना, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। उन पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर बनाना है, फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, वो एक लाइन बन जाएगी। ये तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि एक लीनियर इक्वेशन की जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। अच्छा जी, आप लोगों ने इनके ग्राफ्स बनाने हैं, चाहे इंटरनेट से ग्राफ बनाना है कि कोई वीडियो सर्च करो, चाहे कुछ भी करो। ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, कि आपने इन इक्वेशंस के तीनों सिस्टम्स के, मतलब टोटल कितनी इक्वेशंस हो गई? 8 नहीं 6, 2 4 6 इक्वेशंस के आपने ग्राफ बनाने हैं और शो करना है ग्राफ के जरिए कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है और इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये लिख लें आप लोग, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है कि आपने इन्हीं तीनों सिस्टम्स के सोल्यूशंस को ग्राफिकली शो करना। ये जो हमारे पास बने हुए हैं ग्राफ, ये हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में। 3 डायमेंशनल सिस्टम में एक इक्वेशन को जब हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन नहीं बनती, बल्कि पूरा एक प्लेन बनता है। प्लेन ऐसे समझ लो जैसे आपके पास एक A4 पेज पकड़ा हुआ है, ठीक है? कोई भी पेज, लाजमी नहीं A4 पेज, कोई भी पेज है। तो अब अगर नो सोल्यूशन होगा तो तीनों प्लेन्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। नो सोल्यूशन, अगर आपके पास 2 पैरेलल प्लेन्स हैं और तीसरा जो है वो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा सा सीन बन रहा है कि तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो भी क्या होगा? सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी वही बात है कि ये 2 प्लेन्स तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन उसी पॉइंट पे नहीं कर रहा जहाँ पे ये 2 कर रहे हैं, जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है। ये तीसरा वाला प्लेन भी इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में से गुजरता तो फिर इसका यूनिक सोल्यूशन होता। अभी फिलहाल भी क्या है? नो सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या केस बन रहा है कि 2 प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं लेकिन एक प्लेन जो है वो उनके पैरेलल है। यहाँ पे भी क्या केस है? नो सोल्यूशन है। मतलब 3 डायमेंशनल सिस्टम में तो नो सोल्यूशन के बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। अब ये वाली वो चीज आई है जहाँ पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे जाके वो मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरसेक्शन इज ए लाइन। तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं बल्कि पूरी एक लाइन पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाली जो पूरी लाइन है ये इन तीनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये भी क्या केस है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। अगर तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं तो भी क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर 2 प्लेन्स कोइंसिडेंट और तीसरा प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे वो दोनों प्लेन कोइंसिडेंट थे, तो क्या होगा? तो भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये सारे केसेस जो हैं ये ग्राफिकली यहाँ पे शो कर दिए गए हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन।
यहाँ नो सोल्यूशन के केसेस भी किए गए हैं।